हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैट की बात की थी। ये वीडियो लेक्चर मैं क्लास 12 से रिलेटेड अपलोड कर रहा हूँ। इसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो आर्टिकल नंबर 2 है कूलॉम्स लॉ, आर्टिकल नंबर 2 कूलॉम्स लॉ, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। उसको स्टार्ट करने के अलावा हमने उसके अंदर कुछ बातें कर ली थी कि दो चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दिया जाता है। जिसमें आपने K के बारे में कुछ बातें की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, इसमें मेनली हम बात फोर्स के ऊपर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के ऊपर भी बात की है। इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एप्सिलॉन नॉट और K के बारे में दो बातें बताई थी कि K जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है सिस्टम पे। सिस्टम में इसकी दो अलग अलग वैल्यू थी 9 × 10⁹ और 1। जिसमें मीडियम वाली जब हमने बात की थी तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी हमने इसमें बात की थी। जिसमें एप्सिलॉन नॉट का मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम की निर्वात की वैद्युतशीलता बोला जाता है उसको। इसका मान भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, अगर वैक्यूम नहीं हो तो क्या होगा। अगर वैक्यूम नहीं हो तो हमारा जो K है वो K कुछ इस प्रकार का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m से आप समझ गए होंगे वैक्यूम में नॉट आता है, m मतलब मीडियम हो जाता है और इस m की जो वैल्यू है वो वैल्यू ये होती है एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। इसमें मुझे तीन एप्सिलॉन दिखाई दे रहे हैं, तीनों को मैं यहाँ बारी बारी से आपको बता दूं। इसको हम कल देख चुके हैं, वैक्यूम की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन r जो होता है वो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो किसी भी मीडियम के बारे में ये बताता है कि वो मीडियम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना वहां पर परमिएबल करता है या परमिशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो ऐसे में हम K में 1/4 पाई एप्सिलॉन m की जगह इसको पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो यहाँ एक एप्सिलॉन और साथ में आ गया है एप्सिलॉन r, और इस एप्सिलॉन r की वजह से आप देख पा रहे हो K की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन r 1 से ज्यादा होता है, K की वैल्यू कम हो जाती है। K की वैल्यू कम हो जाती है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था उसमें तो हमने G को, कैपिटल G को हमने बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट, लेकिन यहाँ जो चैप्टर है इसमें हम K को यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल पाएंगे बच्चों, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम आने पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे वाटर के लिए एप्सिलॉन r लगभग 80 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर 80 आ जाएगा तो 1/80 टाइम्स हो जाएगा। अगर दो चार्ज हवा में पड़े हैं और वही दो चार्ज वाटर में पड़े हैं तो उनके बीच में फोर्स अलग अलग होगा। अगर दो चार्ज सेम डिस्टेंस पर हवा में पड़े हैं और अगर वही दो चार्ज सेम डिस्टेंस पर केरोसिन में पड़े हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल नहीं बोलते। हमने कैपिटल G को यूनिवर्सल बोला है, यहां हम इसको यूनिवर्सल नहीं बोल रहे। केरोसिन के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 2 होती है, पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। मेटल्स के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये चीजें कुछ काम आएगी इस चैप्टर के अंदर, तो आप नोट करके चले इसको साथ साथ। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला को हम पिछली क्लास के अंदर बता चुके हैं। अब इसका जो वेक्टर फॉर्म है कूलॉम लॉ का, जो हमारा फोर्स है F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में चर्चा करूं तो मैं क्या कहूंगा कि दो फोर्स है Q1 और Q2। मैंने कहा था कि दो चार्ज है Q1 और Q2।
मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था अगर दोनों चार्ज लाइक हो यानी दोनों प्लस हो या अगर दोनों माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। और अगर दोनों अनलाइक हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैं मान लेता हूं कि दोनों एक दूसरे के लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को, ये एक दूसरे को धक्का देंगे। मैं अनलाइक भी ले लेता हूं, यहाँ Q1 यहाँ Q2, एक प्लस है एक माइनस है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस फोर्स के बारे में बात करूं तो इस पर ये फोर्स लग रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, फोर्स ऑन 1, चार्ज 1 पर फोर्स कौन लगा रहा है, बाय 2। और मैं इसकी बात करूं तो क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन 2 बाय 1। हालांकि ये दोनों फोर्स वैल्यू में सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग हैं। तो यहां इनका जो वेक्टर फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म कुछ इस प्रकार से आएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। आपने पहले भी इसको यूज किया है। r कैप जो है वो बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन को, तो कैप को हटाकर मैं यहां क्या लिख सकता हूं, k q1 q2 r स्क्वायर r वेक्टर अपॉन r। तो ये अब क्या हो जाएगा, k q1 q2 r क्यूब r वेक्टर। बच्चों ये कूलाम के लॉ का वेक्टर फॉर्म है, ये कूलाम का लॉ वेक्टर फॉर्म में है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जा चुका है, पूछे जाते रहते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ वेक्टर आ रहा है, अगर ये नहीं है तो फिर ये वाला आप यूज कर सकते हो, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस r, मैं इसके बारे में कुछ और आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, उन पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलाम का जो लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये बात आप नोट कर सकते हो। कूलाम लॉ का जो यहाँ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम, उन प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कूलाम का जो लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। नोट कर लीजिए। दूसरा जो इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि कूलाम का जो फोर्स है ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव को आप भली बात ही जानते हो, 11th क्लास में बहुत बात कर चुके हैं हम कंजर्वेटिव की। संरक्षी बल है, यानी इसके अंदर जब भी वर्क डन किया जाएगा इस फोर्स के अगेंस्ट, दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इनको एक दूसरे से दूर करो। यानी फोर्स ये चाहता है कि अट्रैक्ट हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो। दूर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अगेंस्ट काम कर रहे हो। अगेंस्ट काम कर रहे हो तो जो काम होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। इसीलिए ये फोर्स कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक संरक्षी बल है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये। तीसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे यहाँ पर एक जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये डायरेक्शन में अपोजिट और वैल्यू में सेम होता है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला डायरेक्शन में अपोजिट और वैल्यू में सेम होता है, मतलब इस पर जितना ये लगाता है उतना ही इस पर ये लगाता है। दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम। ऐसा हमने पहले भी कहीं सुना है कि दो बॉडी है, डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगा रही है, या इस तरीके से दो बॉडी है, डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगा रही है, मैग्नीट्यूड में सेम लगा रही है। आपको याद हो तो आपने ऐसे किया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। आपने ये न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ के अंतर्गत किया है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर भी यही बात है, अगर दोनों चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं तो भी यही चीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन है देखो, और अगर अट्रैक्ट करते हैं तो भी यही चीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन।
यानी डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम। इसका मतलब these force follows action reaction law। ये जो फोर्स हैं ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, तो एक्शन रिएक्शन लॉ को ये फॉलो करते हैं। तो इस बात को लेकर कुछ सवाल उठे कि ये चीज तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकती है, दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट और वैल्यू में सेम, F1 F2 ये दोनों फोर्स सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो क्या ये ऐसी चीज होगी? नहीं। कूलाम लॉ ये है, कूलाम लॉ ये है, कूलाम लॉ ये नहीं। तो कूलाम को यहाँ पर, या ऐसे जो साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसी बातें बताई थी, उनको यहाँ पर एक बात और ऐड करनी पड़ी कि दोनों फोर्स एक दूसरे, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो हम इसमें जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या ऐड करेंगे बच्चों? वो हम चौथी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, फोर्स एक्ट ऑन लाइन एडजॉइनिंग चार्जेस। ये जो बल है ये आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अगर अट्रैक्शन होगा तो इस तरीके से होगा, रिपल्शन होगा तो इस तरीके से होगा, उसी लाइन पर कार्यरत रहेंगे। न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में भी मैंने आपको ये बात समझाई है कि दोनों इस तरीके से कार्यरत होते हैं। इसीलिए इनको किस प्रकार के बल बोलते हैं? इसीलिए इनको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं कि जो कूलाम के फोर्स हैं वो सेंट्रल फोर्स हैं, केंद्रीय बल हैं, ये केंद्रीय बल होते हैं। तो चारों प्रॉपर्टी होगी, एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, सेंट्रल फोर्स हैं, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लग रहे हैं इसलिए सेंट्रल फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, और परिमाण में समान दिशा में विपरीत, ऐसी कुछ बातें कूलाम का जो यहाँ लॉ है उसकी प्रॉपर्टी में है। तो ये चारों जो प्रॉपर्टी है वो आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे। अगर कभी लिखने को बोले तो आप इनको आराम से लिख सकते हो। मैंने चारों आपको नोट करवा दिए, लिखवा दिए। इससे थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन हमारा कुछ यूं है, ध्यान से दिमाग लगाइएगा। व्हाट इज minimum possible force between two charges situated 1 Fermi apart। हिंदी में, एक फर्मी दूरी पर रखे दो आवेशों पर न्यूनतम कितना बल संभव है? पॉज करके क्वेश्चन नोट करो और फिर इसका आंसर दो। नोट करो इसको पॉज करके। तो इसका आंसर क्या देंगे हम? यहां मिनिमम पॉसिबल फोर्स की बात करिए, न्यूनतम बल की बात करिए, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम चार्ज कितना पॉसिबल है। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूनतम जो चार्ज है प्रकृति में वो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज का क्वांटा बोला जाता है। तो ये न्यूनतम संभव आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि न्यूनतम बल कितना होगा, तो मैं ये मानूंगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बच्चों? 1 फर्मी। मैं यहां बता दूं, 1 फर्मी का मतलब 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। तो हम कूलाम का नियम लगाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान कितना हो गया? 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 और Q2 के मान समान है, तो हम 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 का
स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन में फर्मी का भी स्क्वायर कर लेंगे, 10 की घात -15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10 की घात 9, 1.6 में आता है 2.56 इंटू 10 की घात -38 अपॉन 10 की घात -30। तो सारी घातें सॉल्व करने के बाद में 30 और 9 39 और 38, 39 प्लस हो जाएगा, 38 माइनस हो जाएगा। 9 इंटू 2.56 इंटू 10 तो 25.6 इंटू 9 लगभग 230 न्यूटन आंसर आएगा। लगभग पैरों में 230 न्यूटन आंसर आएगा। इसका मतलब दो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं, इतना भयानक फोर्स लगा, 230 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, मतलब 23 किलो की जो चीज होती है उसके बराबर। मैं जो धरती पर फोर्स लगा रहा हूँ वो भी 80 न्यूटन 90 न्यूटन है, क्योंकि मेरा वजन 80 किलो है। 80 किलो 90 किलो तो आपको पता है किलो नहीं होता है, वो न्यूटन होता है। तो मैं धरती पर 80 न्यूटन या 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ मेरे वजन के अकॉर्डिंग, जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर 230 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मेरे वजन से 3 गुना ज्यादा, जब इनके बीच में इतनी दूरी। इसीलिए ये प्रकृति का काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हालांकि सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये उनके बीच में है कहीं पर। अगर मैं कंपेयर करूं, हमारी बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी है कंपैरिजन का, कि अगर आप दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर करो तो क्या होगा, तो हम 1-1 मीटर दूरी पर रख लेते हैं इजी डेटा के हिसाब से। ये क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड 1 मीटर अपार्ट। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स और उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करो। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी आप इसमें आंसर मुझे बताना। मैं ऊपर लिख लूंगा Fg, नीचे लिख लूंगा Fe, ठीक है। Fg में तो मैं करूंगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इसमें मैं करूंगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दूरी सेम है तो r स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता है G का मान कितना होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मैंने मास बताया था पिछली क्लास में 9.1 × 10⁻³ kg। K का मान आपको पता है, Q का मान आपको पता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। वो रखकर आप कंपेयर करोगे, जिससे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में आपस में क्या तुलना की जा सकती है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद में एक सवाल और, इसको आप सॉल्व करके मुझे बताना कि 10 की घात कितने का फर्क है दोनों में से आपको ये ज्यादा मिलेगा और ये जो होगा वो इससे 10 की घात कुछ गुना ज्यादा होगा, तो वो 10 की घात कितने गुना ज्यादा है वो आपको बताना। इसके बाद एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये केस फर्स्ट है, दोनों r दूरी पर है वैक्यूम में, और केस सेकंड में हमारे पास यही दोनों चार्ज d दूरी पर स्थित है, लेकिन यहां इस बार एप्सिलॉन r का कोई माध्यम है, वैक्यूम नहीं है, यहां पर मीडियम है। ये केस सेकंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर केस फर्स्ट में फोर्स केस सेकंड के बराबर हो, अगर दोनों कंडीशन में फोर्स आपस में बराबर हो, तो r में, एप्सिलॉन r में और d में आपस में क्या रिलेशन होगा, तो हम दोनों केस में फोर्स बराबर कर देते हैं। इस केस में फोर्स क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इस केस में फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर।
जो जो सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व कर दो। आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर रह गया आपस में बराबर, तो हमारे पास ये रिलेशन कि जो आर है वो अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू डी के बराबर है। सब जगह स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट आ जाएगा। ये रिलेशन भी हो सकता है। तो ये जो एक क्वेश्चन है इसको भी आप नोट कर लो, जिसमें आपको ये लिखना है केस फर्स्ट केस सेकंड, और आपको बताना है इफ f1 is equal to f2 then what is relation between r epsilon r and d, r epsilon r तथा d के बीच में आपस में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए, जो मैंने आपको शीट भेजी हुई है उसके अंदर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम है। अब तक मैं आपको 2 वैरायटी के क्वेश्चंस बता चुका हूँ, Q is equal to NE वाले बता चुका हूँ और कूलाम लॉ वाले बता चुका हूँ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये 2 वैरायटी मैंने आपको शीट पहले से ही सेंड कर रखी है, उस शीट के अंदर इन 2 वैरायटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो एक बात हुई है बच्चों, जिसमें अभी तक हमारे पास 2 ही चार्ज हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने सिर्फ 2 चार्ज के बारे में बात करी। अगर चार्ज के मान या चार्ज की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, अगर हमारे पास चार्जेस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे, उसके लिए हमें कूलाम्स लॉ के एप्लीकेशन लेने होंगे। तो हम आर्टिकल नंबर 2 का अगला पॉइंट लेते हैं। ये कूलाम लॉ जो है वो आर्टिकल नंबर 2 का ए था, हम आर्टिकल नंबर 2 का बी पॉइंट लेते हैं, और वो पॉइंट बी है एप्लीकेशन ऑफ कूलाम लॉ, कूलाम नियम के अनुप्रयोग। तो आप यहाँ हेडिंग लगा के छोड़ दो, अगले आर्टिकल में मैं आपको कूलाम लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशंस बताऊंगा। उसके अब ये न्यूमेरिकल पोर्शन चलेगा, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बातें हो क्या रही हैं। तो कॉन्सेप्चुअली आप समझोगे तब आप इसके न्यूमेरिकल कर पाओगे। अभी आप इन दोनों से रिलेटेड, कूलाम लॉ से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। मैं आपको एक डीपीपी भी भेज दूंगा, जो डीपीपी आप आराम से वहां बैठ के सॉल्व कर सकते हो घर पे, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कूलाम लॉ जो होगा वो मैं आपको करवाऊंगा। तो लास्ट में जाते जाते मैसेज में बच्चों ये दे देना चाहता हूँ आपको कि अभी दिन बहुत बड़े हैं लॉकडाउन खुलने में, 3 मई का गवर्नमेंट बोल रही है, तो अभी हमारे पास 10-12 दिन पड़े हैं। मैं रोज आपके सामने आकर एक लेक्चर अपलोड करता रहूंगा, तो आप पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को बंद नहीं करें। जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करें, अगर आपको कहीं और से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उनको सॉल्व करें, नहीं होते हैं तो मुझे भेजो, आप वापस उसको क्वेश्चन को मेरे पास व्हाट्सएप करो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, और जो मैं क्लास के अंदर दे रहा हूँ उनको आप जरूर सॉल्व करके मुझे भेजो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट इस हेडिंग को लेकर हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।